Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you are fine at home. Today, our topic is tautomerism. I think you have already listened this topic name, tautomerism. Today, we will discuss it in detail. Now, first of all, its definition. Tautomerism is defined as two structural isomers which differ in the relative position of their atoms, exist in dynamic equilibrium, and are readily interconvertible are called tautomers, and the phenomena is called tautomerism. Isomers आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं. What are isomers? Are compounds which have same molecular formula but different structures. Now अब ये भी structural isomers ही हैं. Tautomers क्या हैं? Structural isomers हैं, but they will differ only in the relative position of their atoms. कि जो टू आइसोमर्स होंगे उनमें जस्ट एटम की पोजीशन डिफरेंट होगी और मोस्टली वो एटम हाइड्रोजन एटम होगा. हाइड्रोजन एटम की पोजीशन टू टॉटोमर्स में डिफरेंट होगी, यानी एक आइसोमर में अगर वो कार्बन पे है हाइड्रोजन, तो दूसरे आइसोमर में वो ऑक्सीजन पे होगा. और इसके बाद जो दूसरी बात है वो ये कि एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम, यानी ये जो दोनों आइसोमर्स होंगे ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में है. इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम मींस कि वो एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट हो सकते हैं, आर रेडिली इंटरकन्वर्टेबल, कि वो इजीली एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट हो रहे हैं और एक ही टाइम पे दोनों आइसोमर्स प्रेजेंट हैं. अब इन दोनों आइसोमर्स को हम टॉटोमर्स कहते हैं और इस फिनोमेना को हम टॉटोमरिज्म कहते हैं. Now there is another definition for the process of tautomerism, and this definition defines that if two isomers differ in the placement of a proton on one atom or another, mostly heteroatom such as oxygen or nitrogen, with the corresponding adjustment of a double bond, the phenomena is called tautomerism and the isomers are known as tautomers. अब इस डेफिनेशन में पहली बात तो वही है कि टू आइसोमर्स डिफर इन द प्लेसमेंट ऑफ प्रोटॉन. प्रोटॉन मींस हाइड्रोजन एटम की पोजीशन डिफरेंट होगी दोनों आइसोमर्स में ऑन वन एटम और अनदर, और वो एटम मोस्टली क्या होगा, हेट्रो एटम सच एज ऑक्सीजन और नाइट्रोजन. यानी प्रोटॉन जो है उसकी पोजीशन चेंज होगी और वो एक आइसोमर में ऑक्सीजन हो सकता है या फिर नाइट्रोजन, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं जहाँ पे प्रोटॉन की पोजीशन चेंज करने के बाद जाएगा. और जो दूसरी बात इसमें उन्होंने की है वो है कि विद द कोरेस्पोंडिंग एडजस्टमेंट ऑफ अ डबल बॉन्ड, यानी अगर जब प्रोटॉन एक एटम से दूसरे एटम पे शिफ्ट होगा तो वैलेंसी में चेंजेस आएंगी. यानी अगर कार्बन के साथ प्रोटॉन अटैच्ड है और वहां से प्रोटॉन अगर रिमूव हो गया है तो कार्बन को अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है. उस सेटिस्फेक्शन के लिए वो वहां पे क्या होगा, एडजस्टमेंट ऑफ डबल बॉन्ड, यानी जो पहले डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन चेंज होगी और किसी न्यू जगह पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा. और इस फिनोमेना को हम टॉटोमरिज्म कहते हैं और आइसोमर्स को हम टॉटोमर्स कहते हैं. यानी फर्स्ट डेफिनेशन में भी यही था कि टू स्ट्रक्चरल आइसोमर्स व्हिच डिफर इन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम ऑन वन एटम और अनदर एंड दे आर रेडिली इंटरकन्वर्टेबल एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं आइसोमर्स. और दूसरी डेफिनेशन ने उसको थोड़ा सा और एलोबरेट किया है कि वो एटम कौन सा होगा, प्रोटॉन होगा, और उसकी पोजीशन किन एटम्स पे चेंज हो सकती है, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन. और उसके साथ साथ और कौन सी चेंज आएगी, डबल बॉन्ड, एडजस्टमेंट ऑफ डबल बॉन्ड होगी. इस प्रोसेस को हम टॉटोमरिज्म कहते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल्स. द मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स ऑफ टॉटोमरिज्म आर गिवन बाय कार्बोनिल कंपाउंड्स. कार्बोनिल कंपाउंड्स आर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. मोस्टली जब हम टॉटोमरिज्म का फिनोमेना पढ़ते हैं तो उसमें जो कॉमन एग्जांपल्स हैं वो एल्डिहाइड्स या फिर हम कीटोन्स से एग्जांपल्स देते हैं. नाउ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जो हैं वो टू आइसोमर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और अगर ये कीटोन है तो फिर हम इसको कीटोइनोल टॉटोमरिज्म कहते हैं. कीटोइनोल क्यों कहते हैं इसकी डिटेल हम अभी पढ़ते हैं. ये हमारे पास एक कीटोन है, आईयूपैक नेम इसका है प्रोपेनोन, 3 कार्बन कीटोन प्रोपेनोन, और इसका कॉमन नेम है एसीटोन. ठीक है, एसीटोन. अब इस केस में ये C डबल बॉन्ड O, दिस इज कार्बोनिल ग्रुप. C डबल बॉन्ड O इज कार्बोनिल ग्रुप और इस केस में ये फंक्शनल ग्रुप है. अब फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच्ड है दिस इज नोन एज अल्फा कार्बन. नाउ दिस इज अल्फा कार्बन एंड दिस इज आल्सो अल्फा कार्बन.
and the hydrogens which are attached to alpha carbon, they are known as alpha hydrogens. ठीक है, अल्फा कार्बन के साथ, अल्फा कार्बन कौन सी होगी, जो फंक्शनल ग्रुप के साथ जो भी कार्बन डायरेक्टली अटैच होगी, that is known as alpha carbon, and the hydrogens which are attached to alpha carbon, they are known as alpha hydrogens. अब इस केस में कौन से प्रोटॉन की पोजीशन चेंज होनी है, ये कंडीशन है इसमें स्पेसिफिक कि अल्फा प्रोटॉन की पोजीशन चेंज होगी फंक्शनल ग्रुप से जो अल्फा प्रोटॉन है। ये अल्फा प्रोटॉन्स हैं तीनों, और ये तीनों भी अल्फा प्रोटॉन्स हैं क्योंकि ये दोनों कार्बन डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच हैं। अब इनमें से एक अल्फा प्रोटॉन जो है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक अल्फा प्रोटॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा, और ऑक्सीजन पे अगर प्रोटॉन शिफ्ट हो जाएगा तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 3 हो जाएगी, और इसी तरह इस कार्बन के साथ भी 2 एटम्स रह गए और 1 3 एटम्स अटैच हैं। तो अब इस कार्बन की वैलेंसी भी नॉर्मल नहीं है और ऑक्सीजन की भी नॉर्मल नहीं है, तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ से इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म होगा और कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। तो हमारे पास ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगी, C डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा और यहाँ पर OH। अब ये तो स्ट्रक्चर से नजर आ रहा है आपको कि ये कीटो फॉर्म है। ठीक है, इसमें कीटो ग्रुप है, सो दिस इज कीटो फॉर्म। अब इस फॉर्म को कहा गया इनोल फॉर्म। इसको इनोल फॉर्म क्यों कहा है उन्होंने, उसकी रीजन ये है कि इसमें इनोल फॉर्म में एक तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, एल्कीन्स। एल्कीन्स, तो एल्कीन्स से हमने EN लिया। ठीक है, EN कहाँ से आया, एल्कीन से, और इसके साथ साथ यहाँ पे OH ग्रुप है। OH ग्रुप अगर प्रेजेंट हो तो हम इसको कहते हैं, कार्बन के साथ अगर OH अटैच्ड है तो इट्स नोन एज एल्कोहल। तो एल्कोहल से हमने OL लिया, तो इसका नाम बना इनोल। दिस इज इनोल फॉर्म ऑफ एसीटोन। ठीक है, दिस इज कीटो फॉर्म ऑफ एसीटोन एंड दिस इज इनोल फॉर्म ऑफ एसीटोन। और देखें इन दोनों के दरमियान में हमने क्या लगाया है, double headed arrow. Double headed arrow means equilibrium. So these two forms can exist in dynamic equilibrium and are readily interconvertible. एक दूसरे में easily convert हो सकती हैं, और दोनों में change क्या है, just प्रोटॉन की चेंज है कि यहाँ पर ये प्रोटॉन कार्बन पे था, और नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है इसमें ये प्रोटॉन कार्बन से ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया, और उसके साथ साथ डबल बॉन्ड की एडजस्टमेंट हुई है कि डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन से कार्बन कार्बन के दरमियान में शिफ्ट हो गया। सो दीज वर टू आइसोमर्स ऑफ एसीटोन, एंड और कौन से आइसोमर्स थे, ये टाटोमर्स थे। This is keto form and this is enol form. That's why this type of isomerism is also known as keto-enol tautomerism. Now हम इसकी next example देखते हैं, keto-enol tautomerism in ethyl acetoacetate, EAA, ethyl acetoacetate, and in common sense this is also known as acetoacetic ester. एस्टोएस्टिक एस्टर का नाम आपने इससे पहले भी पढ़ा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, इसकी एग्जांपल पढ़ी है आपने इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, लेकिन अब यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे इसमें, टॉटोमेरिज्म। दिस इज एसिटो एसिटिक एस्टर। ठीक है, ये इसकी कीटो फॉर्म है। देखिए ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप है और ये भी इसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज कीटो फॉर्म। ये तो एसिड पार्ट है, एसिड पार्ट में एसिड के प्रोटॉन की बजाय अगर एल्काइल ग्रुप अटैच कर दें तो ये एस्टर बन जाता है। दिस इज एस्टर पार्ट एंड दिस इज कीटो पार्ट, इसको हम कहेंगे कीटो फॉर्म। अब यहाँ पे लिखा है 90% कीटो फॉर्म है और इनोल 10%। ये रीजन हम बाद में पढ़ेंगे इसकी डिटेल कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कीटो फॉर्म को स्टेबलाइज करते हैं और कौन से फैक्टर्स हैं जो इनोल फॉर्म को स्टेबलाइज करते हैं। जी अब देखें इसमें ये कार्बोनिल कार्बन है, ये हमारी फंक्शनल कार्बन है, इसके इस साइड पे जो कार्बन है ये भी अल्फा कार्बन है, और जो इस साइड पे कार्बन है ये भी अल्फा कार्बन है। तो इस साइड का प्रोटॉन भी ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो सकता है और इस साइड से प्रोटॉन भी ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो सकता है, चांसेस इक्वल हैं। बट अगर इस साइड से शिफ्ट होगा तो जो एल्कीन बनेगी वो स्टेबल नहीं होगी, लेकिन इस साइड से शिफ्ट होने से जो एल्कीन बनेगी वो स्टेबल होगी। तो यहाँ से एक प्रोटॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा और एक्सक्यूज मी, यहाँ से एक प्रोटॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हुआ और यहाँ से डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के दरमियान में शिफ्ट हो जाएगा। तो बाकी सारा पार्ट एज सच रहेगा, जस्ट यहाँ पे चेंज आएगी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक प्रोटॉन कम हो गया और ये प्रोटॉन कहाँ गया, ऑक्सीजन के पास, OH बन गया। ठीक है ग्रुप।
अब देखें इसमें ये एल्कीन पार्ट है और ये इसके साथ OH, इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये इसकी कौन सी फॉर्म है, इनोल फॉर्म। ये इसकी कीटो फॉर्म है और ये इनोल फॉर्म है। कंपाउंड है हमारा एस्टोएस्टिक एस्टर, कॉमन नेम है, और इसको इथाइल एसिटो एसीटेट कहते हैं, EAA से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ये इसकी कीटो फॉर्म थी और ये इसकी इनोल फॉर्म है। और वैसे ही इसमें यहाँ पर इन्होंने शो की कर दिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि पहले ही पढ़ चुके हैं कि एस्टोएस्टिक एस्टर में कीटो फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, बट इनोल फॉर्म में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारे पास एसिटोफिनोन। दिस इज एसिटोफिनोन। यहाँ पर बच्चों ये एक्चुअल में क्या है, CH3 ग्रुप है, CH3। ये कॉर्नर जो भी है मींस यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है, और कार्बन क्या है, CH3 ग्रुप। बट कन्वीनियंस के लिए उन्होंने जस्ट 1 हाइड्रोजन लिख दिया, क्योंकि हमें यहाँ पर कन्वर्जन के लिए ओनली 1 प्रोटॉन रिक्वायर्ड है, तो बाकी CH2 ग्रुप पूरा नहीं लिखा, सिर्फ कार्बन लिख दी गई है। ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बन अल्फा कार्बन है, और ये कार्बन भी अल्फा कार्बन है। अब इस कार्बन पे हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बट जो हमारी ये कार्बन है इसकी देखिए 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड है। इस तरफ कार्बन के साथ अटैच्ड है, इस तरफ डबल बॉन्ड कार्बन के साथ है, और इस तरफ भी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है। मींस यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इस साइड से टाटोमराइजेशन के चांसेस नहीं है। अब इस साइड पे देखें, इस कार्बन के पास प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, तो यहाँ से 1 प्रोटॉन जो है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा, और जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है वो कार्बन कार्बन के दरमियान में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारी बनेगी, जिसमें कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच्ड है, और इस साइड पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पर CH2 ग्रुप है। अब ये इसकी कीटो फॉर्म है और ये इसकी इनोल फॉर्म है। इनोल फॉर्म की अगर हम नेमिंग करें तो ये 1 फिनाइल इथिनोल भी इसको लिख सकते हैं। डबल बॉन्ड है, कार्बन 1 कार्बन 2, तो 1 ग्रुप पे ये पोजीशन पे फिनाइल ग्रुप अटैच्ड है, और 1 पोजीशन पे ही OH ग्रुप भी अटैच्ड है। सो दिस इज 1 फिनाइल इथिनोल, एथेनॉल नहीं है, इथिनोल, डबल बॉन्ड है इसलिए इथिनोल का है, और ये इनोल फॉर्म है क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है, और उसके साथ ही एडजेसेंट OH ग्रुप भी प्रेजेंट है, इसलिए इसको इनोल फॉर्म कहा गया है। अब नेक्स्ट हम कुछ एविडेंसेस पढ़ेंगे कि हमें कैसे पता चला कि ये जो हमारा कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल अगर एसिटोएस्टिक एस्टर है तो उसमें कीटो फॉर्म भी प्रेजेंट है और इनोल फॉर्म भी प्रेजेंट है, और उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है, यानी जब भी हम एसिटोएस्टिक एस्टर लेंगे उसके अंदर कीटो फॉर्म भी प्रेजेंट होगी और इनोल फॉर्म भी प्रेजेंट होगी। अपनी इस स्टेटमेंट की फेवर में हमने कुछ एविडेंसेस देखनी है कि किन एविडेंसेस से हमें पता चलेगा, प्रूफ होगा कि एसिटोएस्टिक एस्टर में ये दोनों फॉर्म्स, कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म प्रेजेंट है। तो उसके लिए हम देखेंगे कुछ केमिकल टेस्ट, कुछ टेस्ट जो कीटोन्स देती हैं, कुछ टेस्ट जो डबल बॉन्ड देगा, कुछ टेस्ट जो OH ग्रुप देगा, और नेक्स्ट एक टेस्ट जो इनोल फॉर्म देगी। तो सबसे पहले एविडेंसेस है इन फेवर ऑफ कीटो फॉर्म। इट फॉर्म्स ऑक्साइन विद हाइड्रोक्सिल एमाइन। If we add hydroxyl amine to stochastic ester solution, then it forms oximes. And this is a typical test for ketones, कि जो भी ketones हैं वो hydroxyl amine के साथ oximes form करती हैं। अब अगर हमारा stochastic ester भी hydroxyl amine के साथ oxime form कर रहा है, तो इससे हमें प्रूव हो गया कि इसमें कीटो ग्रुप प्रेजेंट है। अगर कीटो ग्रुप प्रेजेंट ना होता तो ये हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ ऑक्साइम फॉर्म ना करता। अब चूंकि ये हाइड्रोक्सिलमाइन के साथ ऑक्साइन फॉर्म कर रहा है, तो इससे प्रूव हो रहा है कि इसमें कीटो ग्रुप प्रेजेंट है। सेकंड टेस्ट है इट फॉर्म्स साइनोहाइड्रिन विद HCN। अब जितने भी कीटोन्स हैं हमारी, उनमें अगर हम HCN हाइड्रोजन साइनाइड ऐड करें तो साइनोहाइड्रिन फॉर्म होता है। इसी तरह एस्टोएस्टिक एस्टर में भी अगर हम HCN ऐड करें तो उससे भी साइनोहाइड्रिन फॉर्म होता है। तो इससे भी प्रूव हुआ कि एस्टोएस्टिक एस्टर में कीटो ग्रुप प्रेजेंट है। तो इन दोनों टेस्ट से हमें पता चला कि एस्टोएस्टिक एस्टर में कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, बिकॉज इट फॉर्म्स ऑक्साइम विद हाइड्रोक्सिलमाइन एंड इट फॉर्म्स साइनोहाइड्रिन विद HCN. Now next evidence is in favor of OH group. Now, if we add sodium metal to stochastic ester, it evolves hydrogen gas and forms sodium salt. Now, this is a typical test for alcohols, that when we react them with sodium metal, they evolve hydrogen gas and their sodium salt is formed. stochastic ester भी सोडियम मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रहा है और उसके साथ साथ सोडियम सॉल्ट फॉर्म कर रहा है, तो इससे हमें पता चलता है कि इसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो अब 2 ग्रुप्स प्रूव हो गए, एक कीटो ग्रुप
को प्रूव करने के लिए भी 2 रिएक्शंस हमने लिख लिया और नेक्स्ट OH ग्रुप के लिए भी. Now third evidence is in favor of enol form. Enol क्या है? When there is carbon carbon double bond and with one carbon of the double bond there is OH group. This group कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और इन दोनों में से किसी एक कार्बन के साथ अगर OH इसके साथ है या इसके साथ है तो इसको हम कहेंगे enol. This functional group is known as enol group. अब इसमें इनोल ग्रुप प्रेजेंट है, ये कैसे प्रूव होगा? इसके लिए पहला टेस्ट तो ये है कि इट डिस्चार्जेस द कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर. इसमें अगर ब्रोमीन वाटर एस्टोएस्टिक एस्टर में डालें तो ब्रोमीन वाटर का कलर डिस्चार्ज हो जाता है. ब्रोमीन वाटर टेस्ट हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के लिए करते हैं कि जितनी भी हमारी एल्कीन्स हैं, अगर हमने डबल बॉन्ड को जज करना है कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है हमारे कंपाउंड में या नहीं, तो हम उसमें ब्रोमीन वाटर ऐड करते हैं. अगर उसका कलर डिस्चार्ज हो जाए तो मीन्स कि इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और अगर कलर डिस्चार्ज ना हो तो फिर डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है. तो अब एस्टोएस्टिक एस्टर ब्रोमीन वाटर के कलर को डिस्चार्ज कर रहा है, तो इससे हमें पता चलेगा कि इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. नेक्स्ट टेस्ट है कि इट गिव्स रेडिश वायलेट कलर विद न्यूट्रल फेरिक्लोराइड इन अल्कोहलिक सॉल्यूशन. अब ये जो टेस्ट है फेरिक्लोराइड न्यूट्रल फेरिक्लोराइड टेस्ट, इट गिव्स रेडिश वायलेट कलर विद न्यूट्रल फेरिक्लोराइड टेस्ट, ये टेस्ट है फॉर द प्रेजेंस ऑफ इनोल ग्रुप. ठीक है, अगर कहीं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और उसके साथ OH ग्रुप प्रेजेंट है तो वो न्यूट्रल फेरिक्लोराइड के साथ रेडिश वायलेट कलर देगा. ये टेस्ट हम करते हैं फिनोल्स के लिए. जब भी हमारी फिनोल है उसको अगर हमने डिटेक्ट करना है तो हम न्यूट्रल फेरिक्लोराइड के साथ करते हैं तो रेडिश वायलेट कलर आता है, क्योंकि फिनोल में भी यही ग्रुप इनोल ग्रुप प्रेजेंट होता है. फिनोल जब भी होता है, फिनोल के अगर आप स्ट्रक्चर लिखेंगे तो उसमें C11C के साथ OH ग्रुप प्रेजेंट है. तो फिनोल्स ये टेस्ट देती हैं. अब फेरिक्लोराइड भी यही टेस्ट दे रहा है, टिपिकल रेडिश वायलेट कलर विद न्यूट्रल फेरिक्लोराइड. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इसमें इनोल ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ OH ग्रुप प्रेजेंट है. तो इस तरह इन सारे टेस्ट से हमें प्रूव हो गया कि एस्टोएस्टिक एस्टर कंपाउंड जब भी हम लेंगे तो उसमें कीटो ग्रुप भी प्रेजेंट है, उसमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, उसमें अल्कोहलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, और फर्दर उसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ OH ग्रुप यानी इनोल ग्रुप भी प्रेजेंट है. तो ये सारे जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट नहीं, बल्कि ये इसके 2 डिफरेंट आइसोमर्स में प्रेजेंट हैं. तो जो वन आइसोमर होगा वो कीटो फॉर्म होगी, उसमें कीटो ग्रुप होगा, और जो दूसरा आइसोमर है वो इनोल फॉर्म होगी, तो उसमें डबल बॉन्ड और उसके साथ OH ग्रुप प्रेजेंट होगा. अब जो एसेंशियल कंडीशन है फॉर टॉटोमरिज्म, यानी सारे एल्डिहाइड्स और सारी कीटोन्स जो हैं उनमें टॉटोमरिज्म नहीं होगी. उसके लिए एसेंशियल कंडीशन क्या है कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैविंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम शो कीटो इनोल टॉटोमरिज्म, यानी उनमें एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए. मैंने पहले भी आपको बताया अल्फा हाइड्रोजन क्या होती है. नेक्स्ट हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है C11O, इससे डायरेक्टली जो कार्बन अटैच्ड है दैट इज नोन एज अल्फा कार्बन. बेशक वो राइट पे है या लेफ्ट पे है. फंक्शनल ग्रुप कार्बन के साथ जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है दैट इज नोन एज अल्फा कार्बन. अब इसमें ये भी अल्फा कार्बन है और ऑपोजिट साइड पे ये भी अल्फा कार्बन है. एक हम अल्फा लिखेंगे और इसको अल्फा डैश लिखेंगे. अब अल्फा कार्बन के साथ जो भी हाइड्रोजन होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे. अब अगर तो एल्डिहाइड या कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उसमें टॉटोमरिज्म पॉसिबल होगी, लेकिन अगर उसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो फिर उसमें टॉटोमरिज्म का फिनोमेना नहीं होगा, क्योंकि टॉटोमरिज्म में अल्फा प्रोटॉन की पोजीशन ही चेंज होनी है और अल्फा प्रोटॉन ने कार्बन से ऑक्सीजन पे शिफ्ट होना है, वो चाहे राइट साइड पे हो चाहे लेफ्ट साइड पे हो. इससे नेक्स्ट जो प्रोटॉन है वो इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट नहीं हो सकता. इसलिए वो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगी वो कभी भी कीटो इनोल टॉटोमरिज्म शो नहीं करेंगे. अब हम इसमें कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं. हमारे पास एग्जांपल है, दिस कंपाउंड इज नोन एज बेंजल्डिहाइड. दिस इज बेंजल्डिहाइड. दिस इज फंक्शनल ग्रुप कार्बन C डबल बॉन्ड O. इसमें देखिए राइट साइड पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है. देयर इज नो अल्फा कार्बन. नो अल्फा कार्बन मींस नो अल्फा हाइड्रोजन. ठीक है, दिस हाइड्रोजन इज नॉट अल्फा हाइड्रोजन. अल्फा हाइड्रोजन कौन सी होगी? जो अल्फा कार्बन के साथ अटैच होगी. अब यहाँ पर अल्फा कार्बन ही नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है. अब हम लेफ्ट साइड पे देखें, ये कार्बन है. अब ये कार्बन देखें, इसके साथ ये कार्बन अटैच है और इस साइड पे भी ये कार्बन के साथ इसका डबल बॉन्ड है और कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई है. ठीक है, इसलिए यहाँ भी कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है.
बेंजल्डिहाइड में चूंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए इसमें कीटो इनोल टॉटोमरिज्म भी पॉसिबल नहीं है। वैसे अगर बेंजीन पे देखा जाए, ये बेंजीन रिंग पे ये कार्बन है तो इसके साथ 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्योंकि इसके साथ देखें ये 2 बॉन्ड्स हैं और 1 3, फोर्थ वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है तो वो प्रोटॉन से हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होगी। लेकिन इस केस में देखें इस कार्बन की 4 वैलेंसीज सेटिस्फाइड है, 1 2 3 एंड 4, so this carbon have no alpha hydrogen, so there is no tautomerization. Next हम इस कंपाउंड को देखते हैं, this is known as benzophenone, this is also ketone, this is functional group, carbonyl group, this is alpha carbon and this is alpha carbon। तो इस कार्बन पे देखें इसकी भी 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, ये कार्बन अटैच्ड है इसके साथ, और इस साइड पे भी डबल बॉन्डेड कार्बन, so it has no alpha hydrogen, and on left side this carbon it also have no alpha hydrogen because 4 valencies जो है वो कार्बन के साथ ही satisfied हैं, so these two compounds have no alpha hydrogen, so there is no tautomerization। तो जो फाइनल कंडीशन, मस्ट कंडीशन है टॉटोमराइजेशन के लिए वो क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन होगी एल्डिहाइड और कीटोन में तो टॉटोमराइजेशन का प्रोसेस होगा, अदरवाइज ये फिनोमेना पॉसिबल नहीं, जैसा कि इसमें बेंजल्डिहाइड में और बेंजोफिनोन में आप देख सकते हैं अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ पे टॉटोमराइजेशन भी नहीं होगी। नेक्स्ट है बच्चों मैकेनिज्म, यानी हम जनरल तो पढ़ लिया व्हाट इज टॉटोमेरिज्म और कौन से कंपाउंड्स हैं जो टॉटोमेरिज्म शो करेंगे, लेकिन इसके लिए मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म ये है कि मैकेनिज्म में आप हम जब देखते हैं कि वो रिएक्शंस जो खुद ब खुद होते हैं विदाउट कैटलिस्ट वो स्लो होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन स्लो होते हैं, उनको स्पीड अप करने के लिए हमें कैटलिस्ट रिक्वायर्ड होता है। तो टॉटोमराइजेशन भी कुछ ऐसा ही फिनोमेना है कि इसके लिए हमें कैटलिस्ट चाहिए। ये ऐसा फिनोमेना है कि इसको एसिड भी कैटलाइज कर सकता है और इसको बेस भी कैटलाइज कर सकती है, यानी एसिड कैटलाइज करेगा तब भी प्रोडक्ट वही होगा, इनोल बनेगी कीटो फॉर्म से, और बेस कैटलिस्ट होगी तब भी इनोल फॉर्म बनेगी। अब हम यहाँ पर जो मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं ये इसका एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म है। H3O पॉजिटिव क्या है, एसिड कैटलिस्ट, वाटर में एसिड ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन और ये इसमें एज अ कैटलिस्ट एक्ट करेगा। अब फर्स्ट स्टेप में एसिड ने क्या करना है, एसिड ने एक प्रोटॉन देना है, ठीक है। एसिड को जब भी एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं, जहां भी हम कहें कि एसिड कैटलिस्ट है तो एसिड ने क्या देना है, 1 प्रोटॉन। अब 1 प्रोटॉन एसिड तो दे रहा है, लेकिन हमने इस मॉलिक्यूल में देखना है कि कौन सी वो जगह है, कौन सा वो एटम है जो इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो जो एटम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके पास ज्यादा एबिलिटी है कि वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे। यहाँ पे एक तो कार्बन हैं, हाइड्रोजन हैं और फिर ऑक्सीजन है। अब हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगी नहीं, कार्बन या ऑक्सीजन में से किसी एक ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और इसके अलावा ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स भी हैं, तो ये लोन पेयर की मदद से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी। और ऑक्सीजन के साथ जब प्रोटॉन आएगा तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 3 हो जाएगी, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे कि इस कंपाउंड में था, जब भी ऑक्सीजन की वैलेंसी 3 होगी तो उस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अब ऑक्सीजन जब इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं जो इसके बाद फॉर्म होगी प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद, कि हमारी ऑक्सीजन है, इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया, इस तरह ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि अपने लोन पेयर इसने इस हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। नेक्स्ट हमारे पास बचेगा, जब ये हाइड्रोनियम आयन प्रोटॉन दे देगा तो पीछे हमारे पास बचेगा वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज वाटर मॉलिक्यूल H2O, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल अल्फा प्रोटॉन को यहाँ से रिमूव करेगा। अब वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे एज अ बेस एक्ट कर रहा है, ठीक है। पहले ये एसिड था, इससे प्रोटॉन रिमूव हो गया तो ये अब एसिड की क्या है, कॉन्जुगेट बेस है, तो ये एज अ बेस एक्ट कर रहा है। ये यहाँ से अल्फा प्रोटॉन को रिमूव कर रहा है, ये अल्फा प्रोटॉन है, ये हमारी कार्बोनिल ऑक्सीजन है, फंक्शनल ग्रुप है, और ये अल्फा प्रोटॉन। ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और दोबारा से हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ ये बॉन्ड हमारा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा कार्बन कार्बन के दरमियान में। अब ये बॉन्ड जब कार्बन और कार्बन के दरमियान में शिफ्ट होगा तो इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं। उस वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। 1 बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे और ये इसके पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से रिमूव कर देंगे।
नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। ये इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन रह गए, 1 हाइड्रोजन को वाटर ने एक्सेप्ट कर लिया। 1 हाइड्रोजन एक्सेप्ट करने के बाद वाटर हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो गया। ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में, और ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज यहाँ से खत्म हो गया। ये था हमारा स्टार्टिंग मॉलिक्यूल। ये क्या है? एल्डिहाइड। सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है, एल्डिहाइड है। और ये हमारा लास्ट मॉलिक्यूल है, ये है इनोल। देखिए इसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और उसके साथ OH ग्रुप प्रेजेंट है, सो दिस इज इनोल। तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स, दिस वन एंड दिस वन, दीज टू आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर एंड दे आर टॉटोमर्स, structural isomers which differ in the relative position of proton on one atom or the other with the corresponding adjustment of double bond। इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि प्रोटॉन यहाँ से ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया है और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया। So these two are tautomers and this is our catalyst that we used in the start of reaction। कैटलिस्ट के बारे में आपने पढ़ा है कि कैटलिस्ट का जस्ट फंक्शन क्या है कि उसने रिएक्शन को स्पीड अप करना है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करना है, प्रोडक्ट को फॉर्म करना है, और उसके बाद एट द एंड ऑफ रिएक्शन जो भी कैटलिस्ट हम यूज करेंगे वो ओरिजिनल फॉर्म में प्रेजेंट होगा। उसकी केमिकल कंपोजिशन कभी भी चेंज नहीं हो सकती। फिजिकल कंडीशन कुछ रिएक्शन में चेंज हो भी सकती है बट केमिकल कंपोजिशन उसकी सेम रहेगी। तो ये स्टार्ट में हमारा हाइड्रोनियम आयन था और ये देखें लास्ट पे भी हाइड्रोनियम आयन एज सच प्रेजेंट है। ये हमारा कैटलिस्ट था। ये था बच्चों इसका मैकेनिज्म। अब नेक्स्ट है आपकी असाइनमेंट। असाइनमेंट में मैंने आपको कुछ मॉलिक्यूल्स दिए हैं, कुछ कंपाउंड्स दिए हैं, आपने इनकी टॉटोमेरिक फॉर्म्स लिखनी है। जो 2 कीटो इनोल फॉर्म्स हैं वो दोनों आपने लिखनी है। ये कंपाउंड है आपके ब्यूटानोन है। मैंने आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए 7 फार्मूलाज दे दिए हैं ताकि आप लोग इसको प्रॉपरली परफॉर्म कर पाए। इसमें जहां भी ये कॉर्नर है बच्चों इसका मीनिंग है CH2। कॉर्नर मींस कार्बन, और कार्बन की जितनी भी वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है वो उसके साथ हाइड्रोजन होंगे CH2। दिस ब्यूटानोन है। फिर आपने एसिटाइल एसीटोन की टॉटोमर्स लिखने हैं। नेक्स्ट फिनोल है, और फिनोल से मेरा ख्याल है आप सब लोग फेमिलियर हैं पहले से ही। और ये हमारी साइक्लोहेक्सानोन है। इन कंपाउंड्स के आपने टॉटोमर्स लिखने हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में फिर आप शेयर करेंगे अपनी असाइनमेंट, मैं आपको चेक करके रिटर्न करूंगी। और नेक्स्ट लेक्चर बच्चों आप लोगों का अब ईद के बाद होगा। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू।